सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान ने अफगान अमल के लिए बहुत काम किया और इस तमाम तर सूरत हाल का अब खुद एतराफ़ किया अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने। उन्होंने आज इस बात का एतराफ़ किया कि 40 साल तक अफगान मुहाजिरीन के लिए कोई पाबंदी पाकिस्तान ने नहीं लगाई, बल्कि मुहाजिरीन के लिए दरवाजे खुले रखे। हालांकि अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हम ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से पाकिस्तान ने जो काम किया उसकी पूरी दुनिया मुतारिफ हो रही है। पाकिस्तान जो फेंसिंग का अमल था सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर शुरू किया गया, हालांकि अफगानिस्तान ने उस बारे में कासी पसोपेश का सामना किया। अफगानिस्तान ने इस पर काम भी शुरू नहीं किया, लेकिन जो बाढ़ लगाने का अमल था अब वो तकरीबन मुकम्मल होने वाला है, जिसकी बात वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी आज कही। उन्होंने कहा कि अब जो तमाम तर सूरत हाल है अफगानिस्तान की, उसके लिए पाकिस्तान तो अपना किरदार अदा कर ही रहा है, लेकिन जो 27 लाख अफगान मुहाजिरीन यहाँ पर मौजूद हैं, जब तक वो यहाँ से नहीं चले जाते इंतहा पसंदी को रोकना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है वो कितनी काफ़ी हैं और पाकिस्तान इसके अलावा और क्या कर सकता है। साथ ही साथ अफगान अमल के हवाले से जो एक अमरीका का मुआहिदा था उस पर भी जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं अफगानिस्तान के अब्दुल्ला उन्होंने भी दावा किया है कि वो मुआहिदा अब हो चुका है। इस बार फिर प्रोग्राम की जानिब आते हैं और जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि अफगान अमल जो कि रुक गया था और अब उस अमल को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का क्या किरदार हो, पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है इससे बढ़ के पाकिस्तान क्या कर सकता है, इस पर आज बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, अफगान उमूर के माहिर हैं, आपका बहुत शुक्रिया। कराची स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सैयद ज़ियाकार लगारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और उस्मान सईद बसर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैं ज्वाइन करें, उस्मान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। रुस्तम शाह साहब, जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि आज खुद मुतारिफ हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कि पाकिस्तान ने जो दबाव था उसके बावजूद जो है अफगान मुहाजिरीन के दरवाजे खुले रखे, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान का जो किरदार है वो काबिल सताइश है। पाकिस्तान जो फेंसिंग का अमल है उसको भी पूरा कर रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो अमन मुआहिदा है उसके लिए भी अपना बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। तो रुस्तम शाह साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान और मज़ीद क्या कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान जो कुछ करना था तालिबान और अमेरिका की बातचीत के हवाले से वो तो पाकिस्तान कर रहा है और वो बातचीत अब कल्मिनेट हो रही है एक मुआहदे की शक्ल में, जो कि ख्याल किया जाता है कि 29 फरवरी को वो मुआहदा हो जाएगा और उसके बाद राह हमवार हो जाएगी। तालिबान और जो दूसरे फैक्शंस हैं उनके दरमियान जो बातचीत होगी वही असली चैलेंज है। असली मसला वहाँ पेश आएगा क्योंकि तालिबान को कैसे मेन स्ट्रीम किया जाए, अफ़गान हुकूमत को रहने दिया, अफ़गान हुकूमत कोई इंटरिम गवर्नमेंट के लिए रास्ता दे। तो ये बातें कुछ पेचीदा भी हैं, मुश्किल भी हैं, चैलेंजिंग भी हैं। तो इंट्रा अफ़गान डायलॉग जो है वो जर्मनी में होने वाला है इस मुआहदे के बाद, कोई 10, 15, 20 दिन के बाद। तो वहाँ ये मालूम हो सकेगा कि आया हम कुछ रिकन्सिलिएशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं। लेकिन ये मुआहदा एक स्टेपिंग स्टोन है, ये एक पहला कदम है। अगर ये मुआहदा न होता तो शायद हम इंट्रा अफ़गान डायलॉग की तरफ भी न बढ़ते। लिहाजा ये एक बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू है अगर ये हो जाए। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया, जो असली मसला है, जो असली चैलेंजेस हैं, जो असली मसाइल हैं, उनको हम इसके बाद कन्फ्रंट करेंगे। आपने खुद कहा ये बहुत पेचीदा मामला है। बात इसी पर की जा रही है कि मुआहिदा होगा कैसे। ये मुआहिदा क्या इस तरह का होगा कि सारी जो नेटो अफवाज हैं वो बाहर निकल जाएंगी और यहाँ पर कोई भी अफवाज अमेरिका अपनी नहीं छोड़ेगा, या फिर ये मुआहिदा ऐसा होगा कि एक निगरानी रखी जाएगी? क्योंकि इस मुआहिदे के हवाले से भी बहुत कन्फ्यूजन है। रुस्तम शाह साहब, देखिए, अमरीकी फ़ौज वैसे नहीं निकलेगी, वो तो 18 महीने में निकलेगी, वो तो आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाएगी। वो मसला इस कदर मुश्किल नहीं है। मसला ये है कि आया अशरफ गनी की हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि वो कहते हैं कि एक दस्तूर पार्लियामेंट भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, इलेक्शन भी हुई हैं,
तो इस हुकूमत को कैसे बेदखल किया जाए। तालिबान इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तालिबान ये कहते हैं कि उनको अमेरिका ने 2001 में जबर करके वहाँ से निकाला था, उनकी एक जायज़ हुकूमत थी, उनको निकाला गया था, अब उनकी हुकूमत को रिस्टोर किया जाए। आया ये अशरफ गनी की हुकूमत ये बात मान लेगी या जो बाकी फैक्शन है ये बात मान लेंगे वो? इसलिए इंट्रा-वान डायलॉग जो है उसमें इस बात का फैसला होगा। तालिबान उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि हम एक मल्टी एथनिक ब्रॉड बेस हुकूमत बनाने जा रहे हैं जिसमें आप सब लोग शामिल होंगे। हो सकता है कि वो हुकूमत इंटरिम गवर्नमेंट हो, 1-2 साल के लिए हो और उसकी कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो और उसके बाद कोई इलेक्शन वगैरह हो। लेकिन ये बातें इस वक्त कयास आ रही हैं क्योंकि इस पर कोई डेफिनेटिव कोई व्यू मौजूद नहीं है। तालिबान ये भी कहते हैं कि इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए और वो अपना रास्ता ख़ुद मुतय्यन करे, कॉन्स्टिट्यूशन में लोहे जरगा बुला के तरमीम की जाए। तो ये बातें अभी हो रही हैं, वो मुश्किल मसाइल हैं। ट्रूप्स का विड्रॉल का मसला जो है मैं समझता हूँ कि ये आसानी से हल हो जाएगा। 18 महीने में 12,000 फ़ौजों को निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पॉइंट टेकिन। लगारी साहब, अभी जो बात रुस्तम शाह साहब ने भी की और यही बात बार बार की जा रही है, ज़ाहिर एक तवील जंग थी जिसका ज़्यादा नुकसान खुद अफगानिस्तान को हुआ है, लेकिन अब ये जब मुआहदा हो जाएगा तो क्या सिर्फ ट्रम्प अपना ये वादा पूरा करेंगे कि जब दोबारा सदारती इंतखाब लड़ें तो वो ये वादा पूरा कर लें कि जी हमने अपनी फ़ौज को वहाँ से निकाल लिया, या फिर इससे कोई और फ़ायदा भी उठा सकता है अमेरिका? देखिए, अमेरिका का सरेदस्त तो ये फ़ायदा है, बहुत शार्ट साइटेडनेस है। अगर ये सिर्फ ये सोचा है कि वो इलेक्शन में जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप अपने इंतखाबी फतह के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं और वो जल्द अफगान मामले को तय करना चाहते हैं, तो अफ़गानिस्तान के मसले के पायदार हल के लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए थी 90s के फर्स्ट दौर में जब यहाँ से इक़्तिदार ख़त्म हुआ था डॉक्टर नजीबुल्लाह का, उससे पहले भी जो कोशिशें होनी चाहिए थी कि एक पायदार हुकूमत उसके बाद वजूद में आए, तो वो नहीं हो सकी थी। नापायदार हुकूमत बनी थी। एक तरफ अहमद शाह मसूद बैठे हुए थे वज़ारत दिफा के अंदर, उधर चहार सियाब में जो है वो बैठे हुए थे गुलबदीन हिकमत यार, और उसके बाद मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ कमांडर बैठे हुए थे। एक कमांडर लोगर में बैठा हुआ था, एक कमांडर रशखोर में बैठा हुआ था, एक कमांडर सरोबी में बैठा हुआ था, कुछ कमांडर कहीं और बैठे हुए थे, अब्दुल रब रसूल सयाफ कहीं और बैठे हुए थे। तो एक ख़तरनाक सूरत हाल थी और उसका नतीजा ये हुआ था कि जब मौलाना सिबगतुल्लाह मुजद्दिदी की हुकूमत ख़त्म हुई थी तो उसके बाद जब उस्ताद बुरहानुद्दीन रब्बानी आए तो फिर एक आग और खून का सिलसिला शुरू हो गया और बहुत ही ख़तरनाक किस्म का काबुल को नुकसान उठाना पड़ा। काबुल खंडरात में तब्दील होता गया। ये इनकी खाना जंगी थी उन वॉरियर्स की जो पहले सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ रहे थे और अमेरिका की मदद से लड़ रहे थे, लेकिन अमेरिका इस मसले को हल कराए बगैर और ये तय किए बगैर कि मुस्तकबिल का अफगानिस्तान का ढांचा क्या होगा, वो तय किए बगैर अमेरिका रूस को जाने दिया गया और उसके बाद जो हुकूमत आई वो मामला को संभाल नहीं सकी, जिसके नतीजे में फिर तालिबान आ गए। अब तालिबान को जिस तरह से निकाला गया, बोन कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया और उसके बाद उन्होंने एक हुकूमत बनाई जो हामिद करज़ई साहब की हुकूमत थी। उसकी लिजिटिमेसी के लिए साथ लाए ज़ाहिर शाह को, उनको यूनान से उठाकर वहाँ सदारती महल में रखा गया और ये तासुर दिया जाए कि जी लिजिटिमेट है चूँकि शाह यहाँ पर मौजूद है और उसके होते हुए एक और शख्स सदर बने हुए। तो इन तमाम सूरत हाल में अब हम देखते हैं कि अगर मौजूदा सूरत हाल में अगर वही रिपीटेशन होती है, अगर वैसे ही हालात होते हैं और एक पायदार अमन के बगैर, तो सबके पास हथियार भी हैं, सबके पास असला भी है और सबके पास सारा कुछ मौजूद है। अगर दोबारा जंग छिड़ती है, इस जंग के नतीजे में आग अफगानिस्तान में लगती है मगर झुलसते हम हैं, तबाही हमारे यहाँ आती है, बर्बादी हमारे यहाँ होती है और ये सारी सूरत हाल से मुतासर हम होते हैं। अब देखना यह है कि क्या वहाँ स्टेबल कोई ऐसी वसीउल बुनियाद हुकूमत बन सकती है जो अफगानिस्तान में एक पायदार अमन कायम करे या नहीं बन सकती। अगर नहीं बन सकती है तो फिर सूरत हाल तब्दील नहीं होगी। ठीक है, फिर सूरत हाल तब्दील नहीं होगी। पॉइंट लेकिन उस्मान साहब, जो अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी ज़िल्मे खलील ज़ात हैं, वो ये कहता है कि अमरीका को अपनी फ़ौज निकालने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है अफ़गानिस्तान से। अगर ये जुमला वो कह रहे हैं और जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं, तो फिर इस अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत नहीं, शुक्रिया उस्मान साहब से मैं आती हूँ। उस्मान शाह साहब देखिए, ज़ल्मे खलीलज़ाद ने जो कहा है, जी उस्मान साहब। जी सुमैया, देखें ज़ल्मे खलीलज़ाद ने जो कहा है, ये बात जो अभी आपने भी कही, हमारे पास अभी अफ़गान अमूर के माहर हैं, बड़े रुस्तम शाह साहब बैठे हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त हमारे सहाफ़ी हैं, बड़े सीनियर नज़ीर लगारी साहब बैठे हुए हैं। आप इनसे भी पूछ लीजिए कि क्या ये जो हमारे एक जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है पाकिस्तान की, और जो अमेरिका की वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है और जहाँ पे वो फंस चुके हैं, ये तो रैशनल बन ही नहीं सकता कि वो कहते हैं हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ये तो इस बात को तो उनकी एक सियासी जोक के अलावा तो कुछ नहीं कहा जा सकता। एक दीवाने की बढ़ तो है। देखिए, अफ़गानिस्तान से फ़ौज निकालने के लिए तो ज़ाहिर बात है उनको अपनी लॉजिस्टिक ही चाहिए, लेकिन फ़ौज निकालना एक पूरे प्रोसेस का नाम है, ये एक फिनोमिनन का नाम है। दिस इज़ नॉट जस्ट कि आप आए, जहाज़ आएंगे, गाड़ियाँ आएंगी और फ़ौज बैठ के चली जाएगी। वो जो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं जिसको वो परसू कर रहे हैं, अफगानिस्तान के अंदर तो कोई जंग है ही नहीं सिरे से, ये तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की जंग है जिसको परसू कर रहे हैं। यहाँ से जब वो फ़ौज को निकालेंगे, सबसे बड़ा जो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इसका इफेक्ट है, या जो इसका बेनिफिशरी है, जो इसका पिलर है, वो पाकिस्तान है। उसके बाद रीजन के अंदर बहुत सी इसके प्लेयर्स हैं। तो ये उनका कहना ज़ल्मे खलीलज़ाद का कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, ये दीवाने की बढ़ से ज़्यादा नहीं है। और क्योंकि आप जो रुस्तम भाई ने जिसकी तरफ इशारा किया और नज़ीर भाई ने भी, कि जो इलेक्शन होने जा रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के वहाँ बैक इन द अमेरिका, तो ये सारी एक उसके लिए एक पॉलिटिकल नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सही तरह से इसको गिरफ्त नहीं कर पा रहे हैं। इनकी सारी बातों को आप उस पर्सपेक्टिव में देखिए। कभी ये कहते हैं यहाँ पे हम स्टे करेंगे, लेकिन जहाँ वहाँ पब्लिक का प्रेशर आता है कि नहीं वापस निकालो, फिर ये एक पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पे कहते हैं वापस ले आएंगे। फिर जब इनको वहाँ पे लोग कहते हैं बैक इन अमेरिका कि आप तो इतनी बड़ी सुपर पावर हैं, तो आपको क्या जरूरत है डिपेंडेंसी की, फिर ये ज़ुल्मे खलीलज़ाद इस तरह के बयान देते हैं। अगर उनको जरूरत नहीं है तो वो इस रीजन के अंदर पड़ाव डाल के पाकिस्तान की मदद के बगैर तो हो नहीं सकता ना। पॉइंट टेकन उस्मान साहब, पॉइंट टेकन। मैं रुस्तम शाह साहब की जानिब दोबारा जाना चाहूंगी। बिल्कुल सही है, मुमकिन नहीं। रुस्तम शाह साहब, यूनाइटेड नेशन ने इस हवाले से क्या किया, उनके किरदार को आप किस तरह देखते हैं? ज़ाहिर है जो अफगानिस्तान में एक तवील अरसे की जंग लड़ी गई, उसने ना सिर्फ अफगानिस्तान को बल्कि पाकिस्तान को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। अब इसमें क़याम अमन के लिए पाकिस्तान तो अपना किरदार अदा कर रहा है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के किरदार को आप कैसा देखते हैं? देखिए, पॉलिटिकल नेगोशिएशन में उनका किरदार नहीं है, इसमें पाकिस्तान का किरदार है, बाज़ और ममालिक के किरदार हैं, और अफ़गान हुकूमत है और तालिबान हैं। सबसे ज़्यादा रोल इसमें अमेरिका का है। कुछ दर पर्दा रोल इसमें चाइना का भी है, क्योंकि चाइना, रूस और ईरान, ये तीनों ममालिक अब इसको बात को रिकगनाइज़ करने लगे हैं कि जिस हुकूमत में तालिबान नहीं होगी वो दाइश को शिकस्त नहीं दे सकेगी। और दाइश इन तीनों ममालिक के लिए चूँकि ख़तरा है, इसलिए तीनों ममालिक ये चाहते हैं चीन, रूस और ईरान की ऐसी हुकूमत बने जिसमें तालिबान एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, ताकि दाइश का जो सिलसिला है, दाइश की जो ब्रूटलिटी है, दाइश जो एक बड़ा ब्रूटल मिलिटेंट आउटफिट है, कि उसको ख़त्म किया जा सके अफ़गानिस्तान से। अमेरिका इस बात को समझता है। यूनाइटेड नेशन इस वक्त इस क़ज़िये से बाहर है। वो तो रिकन्स्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वगैरह के जो सेक्टर हैं उसमें उनका रोल ज़बरदस्त है, बनता है और होना भी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो है बात तो चल रही है अमेरिका और तालिबान के दरमियान, लेकिन बहुत जल्द फिर तालिबान और जो बाकी फैक्शन हैं, जिसमें कि न सिर्फ अशरफ गनी की हुकूमत है बल्कि जो और फैक्शन हैं, जो और पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, अता मोहम्मद नूर है, इस्माइल ख़ान है, अब्दुल रशीद दोस्तम है, वग़ैरह वग़ैरह, ये सब मिल के इनका बंदोबस्त कर लिया गया है कि जर्मनी होस्ट करेगा इंट्रा अफ़गान डायलॉग को, और वो 10 दिन रहे, 20 दिन रहे, 25 दिन रहे। एक बात तय है कि तालिबान इस बात को समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो जंग से तंग आ चुके हैं, वो हर उस एफर्ट का हिस्सा बनेंगे। आप ये कह रहे हैं कि तालिबान समझते हैं इस चीज़ को, और जिस तरीके से रुस्तम शाह साहब ने बात की, तो मैं लगाई साहब से आपसे सवाल करना चाहूँगी। रुस्तम शाह साहब, सवाल मैंने उनसे यही किया था कि अफगान अमन अमल की पासदारी क्या तालिबान जो हैं, अफगान तालिबान, वो कर पाएंगे, और अगर वो नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या जो इतलाक़ है अमरीकी कवानीन का वो उन पर हो सकेगा? ये लगाए साहब। मेरा ख्याल है कि तालिबान ने भी काफ़ी वक्त देख लिया है, और उन्होंने जिस तरह से इक़्तिदार की कशमकश हो रही थी काबुल में, और उनने सारी सूरत-ए-हाल से फ़ायदा उठाया था, जो गुरबद्दीन हिकमत यार और अहमद शाह मसूद के दरमियान एक ख़तरनाक और खौफनाक खूनी जंग लड़ी जा रही थी।
और जिसके बायस अमन नहीं हो रहा था। उसके बाद वो आए थे और उन्होंने पहला काम ये किया था कि अमन बहाल किया था। दूसरा काम उन्होंने ये किया था कि ज़ीरो पर चली गई थी पॉपी की काश्त, वहाँ पर हीरोइन की फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी और सूरत हाल बेहतर हो गई थी। लेकिन उनका अपना जो निज़ाम था वो दुनिया के जो मारूफ निज़ाम है उसके मुताबिक नहीं था। मिसाल के तौर पर जो सरबराह ममलिकत थे वो अपने आप को अमीरुल मोमिनीन अपने आप को कहलाते थे या उनको अमीरुल मोमिनीन कहा जाता था, मुल्ला उमर को। और जो कि वो डेमोक्रेटिक स्टेट होगी, वो जो है वो होगी कोई शहनशाहियत होगी या वो कोई किसी अथॉरिटेरियन रूल होगा, उसके बारे में स्ट्रक्चर के बारे में अभी तक तय नहीं किया गया था। वो कह रहे थे कि इसको कि ये खिलाफत इस्लामिया है या हम एक इस्लामी रियासत कायम करो, इमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान उसको कहा करते थे। लेकिन अभी उस पर कोई ख़ास ऐसा कोई मुत्तफ़िका इलाही किस्म की कोई मजहबी अथॉरिटी ने उनको ये नहीं कहा था कि जनाब इस तरह से चला जा सकता। फिर ये कि दुनिया में आपने कैसे रहना है अभी ये तय नहीं कर पाए थे, इसी वजह से शायद दुनिया ने तस्लीम भी नहीं किया था। अब क्या होता है, अब ये है कि एक आइन मौजूद है, उस आइन की क्या सूरत हाल होगी, वो आइन बाकी रहेगा नहीं रहेगा। अगर तालिबान ये कहते हैं कि हम अपने तर्ज का निज़ाम लाएंगे तो उनके तर्ज का निज़ाम कैसा होगा? वो अगर खिलाफत लाना चाहते हैं तो खिलाफत का निज़ाम कैसा होगा? और खिलाफत के निज़ाम यानी खिलाफत राशिदा की तरफ जाएंगे, खिलाफत बनु उमैया की तरफ जाएंगे, खिलाफत बनु अब्बास की तरफ जाएंगे, तुर्कान उस्मान की तरफ जाएंगे, या अपनी तर्ज का एक नया निज़ाम लाएंगे? फिर आप किस फ़िक़्ह पर अमल करेंगे? इसलिए कि मुसलमानों के अंदर मुख्तलिफ फ़िक़्ह राइज रही हैं। जी बिल्कुल सही आपका पॉइंट आ गया। ज़ाहिर हम पाकिस्तान की भी बात कर रहे हैं, थोड़ा सा वो भी मैं एक सवाल कर लेती हूँ। उस्मान साहब से ब्रेक लेंगे। उस्मान साहब, वज़ीर आज़म का ये बयान कि जब तक 27 लाख अफ़गान मुहाजिरीन यहाँ पर हैं हम इंतहा पसंदी को रोक नहीं सकते, तो फिर अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से पाकिस्तान आगे मुस्तक़बिल में क्या इक़दाम करने वाला है? देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है, मैं तो सुमैया आपके प्रोग्राम्स में भी आके हमेशा और टेलीविज़न पे बड़े शद्दुमत के साथ कहता हूँ कि आज पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सूरत में एक लीडर हमारे पास मौजूद है जो अपनी कौम के साथ पूरा सच बोलता है। देखिए, आप इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो इतनी बड़ी तादाद के अंदर हमारे पाकिस्तान में जो अफ़गान महाजरीन की यहाँ पे प्रेजेंस थी, तो इनके टांडे बांडे तो आपको पता है सरहद पार से मिलते हैं और बड़ा ही वनरेबिलिटी थी हमेशा से हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को इनकी वजह से रही। और आप देखें इस्लामाबाद के अंदर तो इनकी जो बस्तियाँ थी वहाँ पर जितने भी क्राइम थे वो अगर ट्रेस डाउन करते थे तो वहीं पर जाके उनकी प्रेडोमिनेटली उनकी चीज़ें मिलती थी। अब ये कि गवर्नमेंट इसके ऊपर बड़ी डिटर्मिन है और बड़ा वी आर वर्किंग वेरी सीरियसली ऑन दिस इशू। और जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनको भी हमने बड़ा वाज़िया पैगाम दिया है कि हमने जब आप आज उन्होंने कुरान की आयत का हवाला दिया तो प्राइम मिनिस्टर ने भी उनसे कहा कि देखिए हमने अपनी हिस्से की जिम्मेदारी अदा की, अब दुनिया को आगे आना चाहिए। और हमने एक बहुत बड़ी लंबी जो आपकी जंग लोग पूरी दुनिया ने इसमें आके अफगानिस्तान को एक तख्ता मश्क बना के रखा, तो हमने उसके अंदर बड़ी कुर्बानी दी है। अब अफगान जो महाजरीन हैं उनको अल्टीमेटली अपने मुल्क जाना चाहिए। सारी दुनिया अमेरिका समेत सब लोग अपने अपने बॉर्डर्स को टाइट कर रहे हैं और जो इलीगल वहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं उनको वापस भेज रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बड़ी क्लियर है कि जो अफगान महाजरीन हैं वो क्योंकि एक पूरा खिता जंग किसी सूरत हाल से दो चार था, जो अफगानिस्तान की इन्वेजन हुई, रशिया के इन्वेजन हुई, तो उसमें अब तो वो मामला ख़त्म हो गए हैं। अब बड़ी हद तक चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं। वहाँ पे एक पार्लियामान काम कर रही है, हुकूमत काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर इज फार बेटर। अब उन लोगों को वापस जाना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर चलें पॉइंट अब पाकिस्तान ये चाहता है कि वापस जाए, क्योंकि हमने देखा था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो अफगान मुहाजिरों को नेशनैलिटी देने की बातें भी हो रही थी। चलें ये आपका पॉइंट वाजे हो गया। मैं ब्रेक यहाँ पर ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो सियासी मैदान में क्या हो रहा है, कि मार्च में एक बार फिर मार्च की बातें हो रही हैं या नहीं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। ज़रा बात करें कुछ सियासी मैदान में क्या कुछ होने वाला है। जो मार्च का महीना है, क्या इसमें मार्च करेगी अपोजिशन? क्योंकि जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन है राना तनवीज़ हुसैन, उन्होंने आज ये कहा कि मार्च में शहबाज शरीफ वापस आ रहे हैं। और पहले भी इस तरह की बात नून लीग की सामने आ चुकी है, जब
राना सनाउल्लाह ने कहा था कि मार्च में एक APC बुलाएंगे और हम मौलाना फजल रहमान को भी दावत देंगे, पीपल्स पार्टी को भी दावत देंगे। तो क्या एक और जो है वो धरना देने जा रहे हैं? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही इमरान खान साहब ने कहा था और ये कहा था कि हम आर्टिकल 6 लगाएंगे मौलाना फजल रहमान पर, और उन्होंने गद्दारी का मुकदमा उन पर चलना चाहिए, जिसका भी उस पर जवाब उनका सामने आ गया। वो कहते हैं कि आर्टिकल 6 तो खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर लगना चाहिए। तो बसर साहब, ये जो आर्टिकल 6 की बात वज़ीर-ए-आज़म ने की, उसके बाद तो अपोजिशन ज़ाहिर है आपको बोलेगी ये आप लोग कैसे लगा सकते हैं? क्या किया है मौलाना साहब ने? धरना ही तो दिया था, इससे बड़ा धरना तो आप लोग दे चुके हैं। देखिए सुमैया, अगर मैं आपको आर्टिकल 6 की स्पेसिफिक जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, मैं क्योंकि कानून को जानता हूँ, उन्होंने कहा कि अगर एक मुंतखब हुकूमत पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जो कि आईन पाकिस्तान जिसकी का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, तो अगर आप अल्टीमेटली उसको गिराने की साजिश कर रहे हैं और आप ये वर्ड के मैंने उसको गिराने की साजिश की है तो मीडिया में इस्तेमाल भी करते हैं कि मैं उसका हिस्सा रहा हूँ, तो हम हक बजानब है कि हम जाके उनसे पूछें। और अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, मैं तो एज अ लॉ स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं समझता हूँ कि इसको करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने अभी सिर्फ कहा है, उसकी वजह यह है कि जब तो सबूत भी तो होने चाहिए ना, धरना देना, सबूत क्या है आप लोगों के पास कि उन्होंने साजिश की है? हम उसके खिलाफ नहीं है। नहीं सुमैया, उन्होंने खुद कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने हुकूमत गिराने की साजिश की है, ये उन्होंने खुद, उनका स्टेटमेंट मौजूद है। तो हम उनसे जानना चाहते हैं, कब तक कर रहे हैं फिर आप लोग गिराने की साजिश कर रहे थे? तो आपको देखिए, इसके ऊपर तो अभी प्राइम मिनिस्टर जो कहा है, तो इसको ऊपर अभी एक जो हमारी एक लीगल कमेटी है वो इसको देखेगी, इसके प्रोज एंड कॉन्स को देखा जाएगा, किस तरह इंप्लीमेंट। तैयार तो है ना आप लोग? अगर मार्च में आप लोगों के खिलाफ मार्च होगा और अपोजिशन मार्च करेगी तो ज़हनी तौर पर तैयार है ना आप लोग? अच्छा, ये मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊं कि इनको मार्च की मरोड़ क्यों उठ रहे हैं। देखिए, ये इस कदर घामड़ लोग हैं, ये सारी जो अपोजिशन है, इस कदर खाइफ और खौफजदा हैं। हमने 23 फरवरी को मीनारे पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेंट्रल पंजाब का जो रीजन है, हमने वहाँ पे एक हल्फ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद रखा हुआ है। 10,000 लोग पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा वहाँ पे आके मुंतखब जो हमारे अहदेदार हैं, कभी किसी सियासी पार्टी ने किया। हमने कहा कि हम वहाँ हल्फ बर्दारी की तकरीब समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल नहीं, ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ पता है, आपको पता है मीनारे पाकिस्तान की सिंबॉलिक क्या है? पाकिस्तान की हिस्ट्री में इमरान खान ने मीनारे पाकिस्तान से सियासत का वो आगाज किया कि इनके ये थर-थर कामते हैं। इनको मैं बताना चाहता हूँ, तो वो जो जलसा था तारीखी, वो आप दोबारा आप उससे बड़ा जलसा करके दिखाएंगे? ये आप लोग कह रहे हैं ना, ये हल्फबर्दारी तकरीब में उससे ज्यादा लोग जमा करके दिखाएंगे आप लोग? नहीं सुमैया, मैं आपको नहीं, सुमैया आपको अंडरस्टैंड करें। देखिए, इसको हम गड़बड़ ना करें। अच्छा। हम तो 23 फरवरी को हम तकरीब कर रहे हैं मीनारे पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि सही मानों में एक सियासी जमात है, जो सियासी सही अंदर हमारी जमहूरियत है। हम 10,000 यूनियन काउंसिल तक हमारे जो मुंतखब लोग हैं, अहदेदार हैं, उनको हमने 10,000 मुंतखब अहदेदारों को हमने बुलाया। हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर हैं सैफुल्लाह नियाजी, वो उनसे हल्फ लेंगे। ये मंजर भी पाकिस्तान की सियासी जमातों ने ना कभी देखा, ना उनको ये इसलिए कर रहे हैं, सियासी तरीका आगाज कर रहे हैं। ये बेचारे बिल्कुल ही घामड़ हैं, ये घबरा गए हैं। लगारी साहब से बात कर लूं, फिर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। लगारी साहब, एक लंदन प्लान था जिसकी बात खुद की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने, कि लंदन प्लान बना था 2014 में, जिसमें जो है वो तहरीक चलाने की बात की गई थी। तो क्या आप इस तरह की कुछ खबरें आ रही हैं कि लंदन प्लान 2020 भी बन जाए? नहीं, 2014 वाला लंदन प्लान जो था वो तो पता नहीं कब बना था, कैसे बना था, और धरना किसने दिया था, किसने नहीं दिया था, ये तो तारीख का हिस्सा बन चुका है। और तारीख को तो यही पता है कि 2014 में PTI ने धरना दिया था और उनके साथ पहलू शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा ताहिरुल क़ादरी मुअज़्ज़लहुल आली तशरीफ़ फरमा थे, साथ ही उनके करीब थे और वो धरना दे रहे थे। दामतहुम बरकातहुम कहना आप भूल गए। आप बड़ी नवाज़िश आपकी, बहुत मेहरबानी, आपने इसको पूरा कर दिया है। और उनके साथ इन्होंने धरना दिया था। धरना देना बज़ाते ख़ुद कोई ऐसी बात नहीं है। और हुकूमत गिराने की बात जिस तरह से पहले धरने में जनाब शेखुल इस्लाम ने की थी, वो तो उन्होंने आकर ऐलान कर दिया था कि आज से हुकूमत ख़त्म, सदर ख़त्म, वज़ीर आज़म ख़त्म, असम्बली ख़त्म, इस जाली पार्लियामेंट को इसी तरह से जनाब इमरान खान वो भी यही कह रहे थे कि हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और हुकूमत ख़त्म करने की बात, बल्कि वो तो कह रहे थे कि एम्पायर की उंगली उठने वाली है। तो इस तरह की चीज़ें सियासत का हिस्सा हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत गिराने के लिए आए हैं, तो उसको सियासी स्टैंड है और उसको आप इस तरह से
आर्टिकल 6 की धमकी नहीं दी जा सकती है। आर्टिकल 6 इसलिए नहीं बनाया, नहीं हो सकता। आर्टिकल 6 का अगर कोई आइन को एब्रोगेट करे, आइन का बैंक्स में रखे, आइन को तोड़े, आइन की खिलाफ वर्जी करे, आइन की खिलाफ वर्जी की बात करे, मदद करे, वो होगा आर्टिकल 6। पॉइंट टेकन। लगाई साहब बहुत शुक्रिया आपका। उस्मान से नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।